वेंसडे ही टेस्ट डे होना चाहिए। तो सर कौन सा टेस्ट दे रहे हो? हाँ, कितने लोग हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था, टेस्ट नंबर 7? बाकी क्या किया जाए? बाकी क्या समझते हैं? बस सिर्फ पेपर पढ़ना है और जाके पेपर देना है। पेपर पढ़ना, पेपर देना ये डिफरेंट चीज़ है, पेपर पास करना एक डिफरेंट चीज़ है। तो अगर आप लोग पास करना चाहते हो तो फिर आप लोगों को ये टेस्ट देना पड़ेंगे, अदरवाइज पास नहीं होना। ये भी सुबह सुबह आके टाइम वेस्ट हो जाना, स्कूल से घर सोया करो। जब टेस्ट ही नहीं देने तो फिर क्लास में आना इतना ज़रूरी क्या है? स्कूल से सुबह सुबह सोया करो, क्या अपनी जान पे खेल के आप इधर आ जाते हो पढ़ने के लिए? हाँ, क्योंकि पढ़ तो नहीं रहे इस तरह से, आप कि पढ़ रहे हो? पढ़ रहे होते तो टेस्ट दे रहे होते। बहुत औखा टेस्ट था ये, बहुत औखा टेस्ट था। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टेस्ट था ये। हाँ, या उससे पहले वाला? नहीं, उससे पहले वाला टेस्ट, ये टेस्ट नंबर 7 हमारा शायद वैक का टेस्ट था। मेरा हालात ठीक नहीं है। 3 न्यूमेरिक एरिया हैं आपके पास सिलेबस में जो आपके पेपर का पास या फेल डिसाइड कर देंगे। एक हम कवर कर चुके हैं वैक, दूसरा हम कवर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और तीसरा हमने कवर करना है बजटिंग। यहाँ से 30 नंबर का तो कंफर्म न्यूमेरिक पेपर आएगा, 35 नंबर भी हो सकते हैं। और ये 3 एरियाज अगर आपने अच्छी तरह से कर लिया और इनके न्यूमेरिक क्वेश्चन, जहाँ से मार्क्स करने का चांस कम होता है, कम होता है। क्यों? अगर एक आध चीज़ भी बीच में गलत हो जाए तो बाकी स्टेप्स के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सपोज आपने केई गलत कैलकुलेट कर दिए, फिर भी आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। एनपीवी का 15 नंबर का क्वेश्चन है, बीच में आपने कोई एक आध सपोज डेप्रिसिएशन की जो है वो एड बैक नहीं किया, 2 नंबर काट के, बाकी आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। ये 3 एरियाज अगर ठीक आपने कर लिए तो पेपर आपका फेल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये 3 एरियाज आपने लूज कर दिए, स्पेशली आधी क्लास बैठी जिन्होंने वैक शायद लूज कर दिया हुआ है, क्या ख्याल है? क्यों? मेरी समझ से बाहर है क्यों? एक ही रीज़न है, रेगुलर क्लास में ना आना। दूसरा ये एरिया चल रहा है, अगर इसमें भी आप लोगों ने इसी तरह ही करना है तो ये एरिया भी गया, तो पेपर पास नहीं हो सकेगा। अब से ऑनवर्ड आप लोगों ने कोशिश करनी है डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे एक वैक का, एक एनपीवी का, और जब बजटिंग हो जाएगी, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक ये 3 एरिया का डेली बेसिस पे एक एक क्वेश्चन आपने कवर किया करना है। भाई बिला वजह क्वेश्चन भी पूछे क्या मसला है, उसे को बिला वजह, तो डेली बेसिस पे आपने इन 3 एरियाज का एक एक क्वेश्चन कवर करना है। वैक के स्पेशली जो हमारे टेस्ट हुए हैं, लास्ट 4 जो टेस्ट हुए हैं हमारे वैक के, उनके अंदर जो क्वेश्चन है वो मस्ट कवर करने हैं। वैक के आखिरी 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपने मस्ट कवर करने हैं। ये कवर कर लो, वैक का एग्जामिनर जो मर्जी क्वेश्चन दे दे, मार्क्स लूज आप नहीं करोगे। एनपीवी के आजकल हम क्वेश्चन कर रहे हैं, स्पेशली जो हमने कल क्वेश्चन किए और आज और कल जो करेंगे, ये कुछ लेवल के क्वेश्चन है। ये अगर हमने समझ के कर लिए तो एनपीवी का क्वेश्चन हमें मार्क्स दे जाएगा। इस तरह से आगे बजटिंग में जब जाएंगे तो फिर देखेंगे उसके कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मस्ट हमें कवर करने हैं। तो ये 3 एरियाज 30 से 35 नंबर का न्यूमेरिक पेपर है, और अगर इनकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये आपका पेपर पास या फेल डिसाइड करवा देंगे। थ्योरी मुझे नहीं आती, मुझे लिखना नहीं आता, मुझसे चीज़ें याद नहीं होती, आपने नोट्स नहीं दिए, मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन नहीं करनी ना उसकी। क्या ख्याल है? क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उसके अंदर सारा नॉलेज आ जाएगा। लेकिन ये 3 एरिया स्पेशली आप लोगों ने फोकस करने हैं, कोशिश करनी है यहाँ से मार्क्स लूज नहीं करने। एक क्वेश्चन कल गलती से मैंने आप लोगों को दे दिया था। लेक्चर नंबर क्या आज हमारा? कल एक बहुत बड़ा लेक्चर जो है हमने अपलोड कर दिया, लोगों की चीखें निकल गई, 2 घंटे का लेक्चर, मारे गए, लुटे गए, ये क्या हो गया। इस दिन का कभी हमने ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था, मास्टर ने ना कभी हमें बताया था कि यूं भी हो सकता है। पता नहीं क्या करना चाहते हो आप लोग जी। कल वाले क्वेश्चन में अगर हम वापस आए, वेरी लास्ट क्वेश्चन इन योर नोट्स, क्वेश्चन 21 बैजर पीएलसी, उस क्वेश्चन में अगर आप लोग वापस आ जाएं, बात बनती है ऐसी। एनपीवी कैलकुलेट करनी थी सिर्फ 20 नंबर के लिए, सिर्फ 20 नंबर के लिए एनपीवी कैलकुलेट करनी थी। बैजर पीएलसी, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कार एक्सेसरीज, इज कंसीडरिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। दिस प्रोजेक्ट वुड कमेंस एट द स्टार्ट ऑफ बैजर पीएलसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड रन फॉर 4 years, फॉर 4 years. Badger PLC next year end is 31st December 2013. Next year end is 31st December 2013. The following information relates to the project.
A feasibility study costing rupees 8 million was completed earlier this year, but will not be paid for until March 2013. The study indicated that the project was technically viable. तो इसकी बेस पर डिसाइड होना था प्रोजेक्ट चलाएं या ना चलाएं. प्रोजेक्ट चलाते हैं तो अल्टीमेटली हमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, उसके कोई कैश इनफ्लोज भी होंगे. नहीं चलाते तो ना वो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, ना उसके कोई कैश इनफ्लोज होंगे, लेकिन ये 8 मिलियन आपको देना ही देना पड़ेगा. तो इसलिए हमने इसे क्या कह दिया कि ये क्या है, संक कॉस्ट है, अनअवॉइडेबल एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट है, मीन ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है, कमिटेड है, संक है, तो इसलिए ये क्या है हमारे लिए इररेलेवेंट है. ये बात समझ आती है क्या कहला. नेक्स्ट गए जी. If Badger PLC process with the project, it would need to buy new plant and machinery costing rupees 180 million to be paid for at the start of the project. In year 0 में हमें 180 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी किस पे, प्लांट एंड मशीनरी पे. इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 180 मिलियन. It is estimated that the new plant and machinery would be sold for 25 million at the end of the project. ये क्या है, रेजिडुअल वैल्यू है जो लास्ट ईयर में एज ए इनफ्लो आ जाएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ ही. If Badger PLC undertake the project, it will sell an existing machine for cash at start of project for 2 million. मीन इस प्रोजेक्ट में जाते हैं तो पुरानी मशीनरी हमारी 2 मिलियन की बिक जाएगी एट स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. मीन ईयर 0 में हमें ये 2 मिलियन का इनफ्लो मिलेगा. इनफ्लो मिलेगा क्या कहला, बिक जाएगी तो इनफ्लो होगा. एग्जिस्टिंग मशीन. दिस मशीन हैड बीन शेड्यूल्ड फॉर डिस्पोजल एट द एंड ऑफ 2016 फॉर रुपीज 1 मिलियन. लेकिन अगर हम नए प्रोजेक्ट में ना जाते तो 2016 में इस मशीन ने 1 मिलियन का बिकना था. दिस मीन अब नए प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो इस मशीन को बेच के 2 मिलियन लेंगे तो 1 मिलियन सेक्रीफाइस होगा. क्या ख्याल है. तो ईयर 0 में 2 मिलियन का इनफ्लो है, लेकिन 2016 अब देखना पड़ेगा, ईयर 3 बनेगा, ईयर 4 बनेगा, जो भी बनेगा उसमें इतना क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इन आउटफ्लो. क्या ख्याल है. ईयर 0 में 2 मिलियन का इनफ्लो, तो 2016 ईयर में ये क्या बनेगा, आउटफ्लो. मीन अपॉर्चुनिटी हमें लॉस्ट करना पड़ेगी, मीन एक फॉर गॉन करना पड़ेगा आज 2 लेने के लिए. इस प्रोजेक्ट की वजह से तो दोनों रेलेवेंट है, एक इनफ्लो रेलेवेंट है और एक आउटफ्लो 2016 वाला भी रेलेवेंट है. ये बात समझ आती है. ओके. सो मार्केट रिसर्च इंडस्ट्री कंटेन्स कंसल्टेंट्स हैव सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. मार्केट साइज फॉर द प्रोजेक्ट इज रुपीज 1100 मिलियन इन 2012. 2012 में मार्केट साइज 1100 मिलियन है. मार्केट साइज का मतलब क्या, हमारे जैसे और जो बिजनेस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं सब की मिला के इस प्रोडक्ट की सेल जो है वो कितनी है, 1100. हमारे जैसे और जितने भी बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उन सब की मिला के सेल 2012 में कितनी है इस प्रोडक्ट की, 1100. अब हमें देखना पड़ेगा हमारा मार्केट शेयर कितना है तो हमारी सेल निकल आएगी. सो द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 2% पर एनम. और मार्केट में ग्रोथ भी है कितना, 2% का. क्या कहला, 1100 का 2% ग्रोथ 2013 की मार्केट साइज होगा. 2013 का जो मार्केट साइज है उसका 2% ग्रो करके 2014 का मार्केट साइज निकलेगा. 2014 का जो मार्केट साइज है उसका फर्दर 2 पॉइंट ग्रो करके 2 पॉइंट ग्रो कैसे करेंगे, इनटू 1.02. क्या कह रहा है. मार्केट शेयर प्रोजेक्शन शुड बैजर पीएलसी प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट आर एज फॉलोस. और बैजर का जो मार्केट शेयर है वो कितना है, 2013 का 7%, 2014 का 9%, 2015 का 15% और 2016 का 15%. दिस मीन यहां से उसने और हमें क्लियर कर दिया कि ईयर 1 2013 है, ईयर 2 2014 है, ईयर 3 2015 है और ईयर 4 2016 है. 4 साल का ही प्रोजेक्ट है. क्या कह रहा. सो ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है और ईयर 4 है. अपनी तसल्ली के लिए हम इसके अंदर लिख देते हैं कि ये 31 दिसंबर 2013 है, ये 31 दिसंबर 2014 है, ये 31 दिसंबर 2015 है और ये 31 दिसंबर 2016 है. तो ईयर 0 क्या होगा, 1 जनवरी 2013. क्या कहला, ऐसे ही है, ऐसे ही है. यहां से सेल की फिगर निकाली जा सकती है. कैसे, एक वर्किंग स्टार्ट करके जी 2013, 2014, 2015, 2016. तो मार्केट साइज जो है 2013 का मार्केट साइज क्या होगा सर, 1100 इंटू 1.02 व्हाट, 1122. तो 2014 का क्या होगा, 1122 का इंटू 1.02. नेक्स्ट, नेक्स्ट. और हमारा मार्केट शेयर उसने दे दिया हमें
क्या ख्याल है? मार्केट शेयर 2013 का उसने कहा जी कितना है 7%, 9%, 15%, तो इंटू 7% कर दो, इंटू 9% कर दो, इंटू 15% कर दो, और लास्ट में क्या है 15% ही तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी। 79, 102, 175, 179। जी किसी को ये बात समझ ना आई हो कि हमने सेल कैसे निकाल दी? क्या ख्याल है? हर एनपीवी के क्वेश्चन में इस तरह की 2-3 नंबर की एक आध एडजस्टमेंट उसने डाली होगी, 2-3 नंबर की एक आध एडजस्टमेंट उसने डाली होगी, जिसके अंदर वो आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी चेक कर रहे होंगे, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी चेक करेंगे, क्वेश्चन हम कल करेंगे उसके अंदर टैक्स का कॉन्सेप्ट भी, टाइम बार्ड डेट टैक्स का कॉन्सेप्ट पड़ा होगा शायद, क्या ख्याल है? वो भी टेस्ट होगा। मीन एनपीवी एक खुला क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई एक आध एडजस्टमेंट उसने हर क्वेश्चन के अंदर 2-3 नंबर की डाली होगी जो आपको तंग करेगी। हम हर तरह के एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ताकि एग्जामिनर हमें जैसा भी क्वेश्चन पूछ ले हम वहां से पूरे नंबर सिक्योर करके ही उठे, क्यों 1-2 नंबर भी हम उसे नहीं देना चाहेंगे। जी नेक्स्ट क्या कहता है? कॉस्ट डेटा परचेज है हमारे पास 40, 50, 58, 62, पेएबल एट द ईयर एंड 8, 10, 11, 12। अब अगर तो ये पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस ना होता फिर तो परचेज ही कैश परचेज था, मीन कैश आउटफ्लो था, लेकिन हमने शायद FR1 में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी और उसमें हमें मास्टर ने ये बताया था कि अगर पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो परचेजेस इक्वल टू कैश नहीं होती, हमें कैश लेजर खोल के निकालना पड़ता है कि कितना कैश पेड टू सप्लायर है। क्यों? हमने यहां पे कैश फ्लोज लेने हैं, कैश फ्लोज लेने हैं, तो इसलिए हमें कैश निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग 2 में क्या निकालने जा रहे हैं हम? परचेजेस का कैश, या परचेज कैश या कैश परचेजेस कुछ भी लिख लो। अब हमने बचपन में पढ़ा कि भाई क्रेडिटर का एक लेजर होता है जिसका इधर ओपनिंग बैलेंस होता है, इधर क्लोजिंग बैलेंस होता है। परचेज जब करते हैं तो एंट्री होती है परचेज डेबिट और पेएबल क्रेडिट, तो यहाँ पे परचेज आएगा। जब इसको पेमेंट जाती है तो कैश क्रेडिट होता है और पेएबल डेबिट होता है, तो दिस मीन कैश यहाँ पे आएगा। क्या ख्याल है? अब 2013 का अगर देखो तो उसने ओपनिंग बैलेंस नहीं है हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस उसने दिया है कितना, परचेज उसने दी है कितनी 40, तो यहां से हमारे पास कैश निकल आएगा 32। क्या कह रहा है? 32 कैश परचेजेस हैं किसकी? ईयर 2013 की। अब उस तरह से अगर हम 2014 का खोलेंगे तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 8, प्रीवियस क्लोजिंग नेक्स्ट ओपनिंग होता है ना। क्या कह रहा है? परचेजेस उसने दी हुई हमें कितनी 50, और उसमें क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है कितना 10, तो हमारे पास कैश निकल आएगा कितना 48। मीन यूं लेजर 4 सालों के खोल के निकाल लो, या क्या करो जी, आप करो जी ओपनिंग बैलेंस ऐड परचेजेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2013, 2014, 2015, 2016 का कैश परचेजेस आपके पास आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं था, परचेजेस 40 थी, क्लोजिंग बैलेंस 8 था, तो हमारे पास 32 आ गया कैश। नेक्स्ट यही क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग हो जाएगा। क्या ख्याल है? और परचेजेस उसकी 50 दी गई हैं, क्लोजिंग बैलेंस उसका 10 दिया गया है, तो हमारे पास 48 कैश आ गया। नेक्स्ट यही क्लोजिंग ओपनिंग हो जाएगा, परचेजेस उसकी दी गई हैं, कितनी दी गई हैं सर 58 की परचेजेस दी गई हैं, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया गया कितना 8, 11, 8, 11, 11, 8, 11, मुझे ज़रा बता देंगे क्या आएगा 57। नेक्स्ट ओपनिंग क्या होगा 11, कितना आपने पे किया 62, क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? जब प्रोजेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाना है तो क्या पीछे कोई क्लोजिंग बैलेंस बचेगा? जब प्रोजेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाना है तो क्या पीछे कोई क्लोजिंग बैलेंस बचेगा? जब प्रोजेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाना है तो क्या पीछे कोई क्लोजिंग बैलेंस बचेगा? इस प्रोजेक्ट के लिए परचेज कर रहे हो ना, जो स्टार्ट यहाँ से हुई, क्यों ओपनिंग बैलेंस था ही नहीं और यहाँ पे एंड होना है, तो क्या पीछे कोई क्लोजिंग बैलेंस बचेगा? नहीं। क्या कह रहा है? यहाँ से कितना ये अमाउंट बनती है, कितनी अमाउंट बनती है? क्या क्लोजिंग बैलेंस लेंगे इसके अंदर? दिया गया क्लोजिंग कितना 12 का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया, तो क्या क्लोजिंग बैलेंस पीछे कोई बचेगा?
प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ यहां से, उस वक्त ओपनिंग बैलेंस नहीं था, हमने इसी प्रोजेक्ट के लिए परचेजिंग की, इतनी परचेजिंग की, ये क्लोजिंग बैलेंस बच गया, इतनी पेमेंट कर दी, फिर ओपनिंग परचेज की और इतना कैश दिया, ये क्लोजिंग बैलेंस बच गया, फिर ओपनिंग इतनी परचेज की, इतना कैश किया, ये क्लोजिंग बैलेंस बच गया। 11 में फिर हमने इतनी ओपनिंग, ये परचेज की, इतना कैश किया, तो पीछे क्लोजिंग बैलेंस क्या कोई बचेगा? प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो जाना है, आप क्या बाद में पैसे देते रहोगे? आप क्या बाद में पैसे देते रहोगे? चलें देंगे, क्या इस प्रोजेक्ट से वो रेलेवेंट होंगे? परचेज इसलिए की है, लेकिन क्या इस प्रोजेक्ट के लिए वो रेलेवेंट होंगे? दिस मीन फिर हमें एक ईयर 2017 भी खोलना पड़ेगा, परचेज वहां पे भी लेके जाना पड़ेगी। हाँ, ईयर 17 भी खोलना पड़ेगा, परचेज वहां पे भी लेके जाना पड़ेगी। वो तो पे करना ही करना है, तो इधर ही नहीं पे करना पड़ेगा भला, या आगे लेके जाना पड़ेगा? भाई प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आप उसके बाद प्रोजेक्ट बंद करके चले गए, तो बैलेंस किससे वो रिकवर करेगा? इसमें फिर हमें 2017 भी एक ईयर खोलना पड़ेगा, 2017 भी खोलना पड़ेगा, फिर वहां पे फिर हमें एक ईयर और साथ ऐड करना पड़ेगा, ईयर 5 पे भी जाना पड़ेगा। तो फिर ये पेमेंट जो है, ये तो फिर इसी प्रोजेक्ट के अंदर से, प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही सारी चीज़ें थी, तो प्रोजेक्ट के अंदर ही रहना चाहिए। इसमें उसकी पेमेंट भी हमें यहाँ पे दे के ही जाना पड़ेगा, उसकी पेमेंट भी हमें यहाँ पे दे के ही जाना पड़ेगा, कोई क्लोजिंग बैलेंस हम नहीं छोड़ सकते, ना ही हमें सप्लायर जाने देगा ऐसे, ना ही हमें सप्लायर ऐसे जाने देगा। कोई क्लोजिंग बैलेंस पेबल का है तो हमें आखिरी ईयर एंड पे क्या करना पड़ेगा? सारा का सारा सेटल करना पड़ेगा। क्या कहला है? सारा का सारा हमें सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट ही 4 साल का है, 4 साल के लिए आप परचेजिंग कर रहे हो, तो क्या 4 सालों के बाद भी पेमेंट देते रहोगे? नहीं, जब प्रोजेक्ट 4 साल में खत्म हो जाना है तो उसकी जितने भी बैलेंसेस थे वो आपको उसी सालों में पे करना पड़ेंगे ना, उसके बाद तो नहीं रहेगा कोई। ये क्लोजिंग बैलेंस किसका है? इन्वेंट्री का नहीं सर, पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस है। क्या ख्याल है? तो इस कैश के साथ आपको ये भी दे के जान छुड़ाना पड़ेगी, ऐसे नहीं जान छुटेगी। आपने ये सारी परचेजिंग की है, ये कैश दिया है, तो इतना कैश और देने वाला रहता है, तो कब दोगे? कब दोगे? इस प्रोजेक्ट के एंड पे वो सारा दे के जान छुटेगी ना। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? प्रोजेक्ट ही आपका 4 साल का है, तो उसके बाद पैसे भाई आपसे कौन लेगा? सप्लाई भी कहेगा भाई कौन देगा मुझे? आपने क्या उसके आगे प्रोजेक्ट लेके जाना है जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग लेके चलोगे? नहीं, तो उस प्रोजेक्ट के जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो आप यहाँ पे करके जाओगे ना। क्या कहला? ये बेनिफिट आपने सारा लिया है ना इन 4 सालों में, उसकी पेमेंट भी आपने इन्हीं 4 सालों के अंदर ही करनी है ना। अगर तो आगे भी बेनिफिट लेना है और भी परचेजिंग आगे करनी है, चलो फिर तो आगे लेके चलो। क्या कहला? हाँ, ये आपको रिमेनिंग भी यहाँ पे सेटल करना पड़ेगा, पेएबल सारे पे करके जाना पड़ेंगे। आज एक क्वेश्चन में वापस, फिक्स ओवरहेड टोटल फॉर बेजर पीएलसी न्यू विद न्यू लाइन इतने इतने हैं, विदाउट न्यू लाइन इतने इतने होंगे। विद न्यू लाइन इतने इतने हैं, विदाउट न्यू लाइन इतने इतने होंगे। क्या मतलब निकला इसका? कि हमें एडिशनल लेना है, नई लाइन पे जाते हैं तो 2013 में 13 का इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड रेलेवेंट होगा, 14 में 10 का, 15 में 9 का और 16 में 10 का, जो रेलेवेंट कैश फ्लोज है हमारे लिए। लेबर कॉस्ट at the start of the project, employee currently working in another department would be transferred to work on the new product line. इस नई प्रोडक्ट जो हम बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमें स्टाफ जो है किसी और डिपार्टमेंट से ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर तो उधर कोई लॉस होगा इनको इधर लाने से तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी, या उधर कोई नए इंप्लॉई रखना पड़ेंगे, उनकी कोई एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगी, तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट बनेगी। अगर ये इंप्लॉई इधर शिफ्ट करने पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आ रही तो फिर कुछ भी रेलेवेंट नहीं होगा। These employees currently earn rupees 3.6 million, currently earn rupees 3.6 million, और अगर आगे भी इतना ही कंपनी ने पे करना है इन इंप्लॉइज को उधर इधर यूज करने के लिए, तो फिर कुछ भी इंक्रीमेंटल नहीं है, तो रेलेवेंट कुछ भी नहीं है। क्या कहला है? सो यहां तक ही इंफॉर्मेशन है, आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 3.6 क्या हो गया? इररेलेवेंट, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंक्रीज नहीं आ रहा। ये इंप्लॉय इधर शिफ्ट करने की सूरत में उधर पीछे कोई लॉस नहीं हो रहा, ये इंप्लॉय इधर शिफ्ट करने की पीछे उस डिपार्टमेंट में
कोई नए इंप्लॉइज रखने की कॉस्ट नहीं आ रही, तो इसलिए 3.6 क्या है, इररिलेवेंट। क्यों, कंपनी पहले भी इतना दे रही थी, नए प्रोजेक्ट पे भी इतना ही दे रही है। क्या ख्याल है? इसका मतलब क्या हुआ कि उस डिपार्टमेंट भी काम करेंगे, ये नए प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे, शायद उधर वेले बैठे होते थे, स्पेयर कैपेसिटी पड़ी थी, जो नए प्रोजेक्ट पे भी ये काम करेंगे। पेमेंट उतनी ही कंपनी दे रही जितनी पहले दे रही थी, इसलिए 3.6 क्या है, इररिलेवेंट। क्यों, इसके अंदर कुछ इंक्रीमेंटल नहीं है, इसमें कुछ इंक्रीमेंटल नहीं है। इंप्लॉइज को इधर शिफ्ट करने के पीछे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, कोई बेनिफिट फॉरगॉन नहीं हो रहा, तो इसलिए 3.6 इररिलेवेंट है। ये बात समझ आती है? हाँ, अगर ये होता कि इनको यहां पे मूव करने पे 3.6 पहले कंपनी देती थी, अब 4.6 देना पड़ेगा, तो 1 इंक्रीमेंटल रेलेवेंट होना था। क्यों, इनसे शायद एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है, तो एक्स्ट्रा पे करना है। ये बात समझ आती है? 3.6 क्या है, इररिलेवेंट। An employee currently earn rupees 2 million would be promoted to work on the new line at a salary of 3 million per annum. मीन एक एम्प्लॉय कहीं और काम कर रहा था, उसको हम इस प्रोजेक्ट पे लेके आ रहे हैं, तो उसे पहले हम 2 देते थे, अब 3 देना है। अगर इतनी बात होती तो क्या होना था, एक हमारे लिए जो है वो इंक्रीमेंटल रेलेवेंट था। लेकिन कहता है अ न्यू एम्प्लॉय वुड बी रिक्रूटेड टू फिल द वेकेटेड पोजीशन, लेकिन उसकी जगह पे नया एम्प्लॉय रखा गया है, जिसमें नया एम्प्लॉय रखा गया है तो उसे 2 ही पे करना पड़ रहा होगा, तब रेलेवेंट हमारे लिए कितना है, इंक्रीमेंटल कितना है, 3 पूरा का पूरा। क्या कह रहा है? और ये 3 अब से ऑनवर्ड हमें देना पड़ेगा, ये 3 अब से ऑनवर्ड एवरी ईयर हमें देना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद क्या कहता है जी, एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट लाइन, एम्प्लॉय इन अनदर डिपार्टमेंट करंटली अर्निंग 4 million वुड हैव टू बी मेड रिडंडेंट एट द एंड ऑफ 2013। क्या आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एम्प्लॉइज आप लेके आ रहे हो, नहीं नया प्रोडक्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो पुरानी प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे वो आप बंद कर रहे हो, तो उसके एम्प्लॉइज को आप रिडंडेंट करोगे एट द एंड ऑफ 2013, एट द एंड ऑफ 2013। और वो कितना ले रहे थे आपसे, 4 million ले रहे थे। दिस मीन अब इस नए प्रोडक्ट की वजह से एवरी ईयर ये 4 million का क्या होगा, सेविंग होगी। मीन अगर उन्हें आपने रिडंडेंट कर दिया तो उनकी पे क्या अब देना पड़ेगी, नहीं देना पड़ेगी, तो ये अगले 4 साल के 3 साल। एंड ऑफ 2013, एंड ऑफ 2013 का मतलब क्या, क्या पे करके रिडंडेंट कर रहे हो, तो 14, 15, 16 की ये सेविंग होगी, 14, 15, 16 की ये सेविंग होगी। क्या ख्याल है? 13 की भी होगी, 13 की भी होगी, 13 की भी होगी। एंड ऑफ 2013 आपने रिडंडेंट किया है, एंड ऑफ 2013 आपने रिडंडेंट किया है, तो आपने ऑब्वियसली ऐसे खाली हाथों नहीं भेजना उसे, पेमेंट करके रिडंडेंट किया होगा, पेमेंट करके रिडंडेंट किया होगा। क्या ख्याल है? 14, 15, 16 ये 3 साल की शायद आपके पास सेविंग होगी। और उसके बाद वो क्या कहता है, रिजल्टिंग इन अ रिडेंडेंसी पेमेंट ऑफ रुपीज 6 million एट द एंड ऑफ 2014। और 2014 में आपको क्या करना पड़ेगा, 6 million देना पड़ेगा, एक ही दफा या बार बार, एक ही दफा। 2014 में ये 6 million का आउटफ्लो हो जाएगा, और 14, 15, 16 3 सालों में वो 4-4 million का आपको क्या मिलेगा, सेविंग मीन इनफ्लो मिलेगा। क्या ख्याल, इस प्रोजेक्ट की वजह से। The company hold a stock of material X which cost rupees 6.4 million last year. एक स्टॉक पड़ा था 6.4 million लास्ट ईयर बाय किया था, तो कॉस्ट हो चुकी है। There is no other use of this material, कोई अदर यूज नहीं है, तो 6.4 million क्या है, हो चुका है, संक कॉस्ट है। If it is not used, the company would have to dispose of it at a cost to the company of rupees 2 million in 2013. अगर ये यूज नहीं होता, मीन इसका फ्रीक्वेंट यूज नहीं है, तो कंपनी को क्या करना पड़ना था, इसे डिस्पोज करना पड़ना था, और डिस्पोज करने की कॉस्ट आती थी 2 million। डिस्पोज का मतलब यहाँ पे क्या है, कहीं पे डंप करना पड़ना था, कोई गड़ा खोद के उसके अंदर दबाना पड़ना था, क्योंकि डेंजरस टाइप का मटीरियल है, ऐसे आप खुली फिजा में या बाहर ऐसे नहीं फेंक सकते, क्यों, उससे अदर जानदार अफेक्ट हो सकते हैं। क्या कहना, तो अब अगर ये मटीरियल हम यूज कर लेंगे नई प्रोडक्ट में, तो ये डंपिंग डिस्पोजल की कॉस्ट बच जाएगी, बच जाएगी, मीन इतना इनफ्लो मिल जाएगा। क्या कहला, इतना इनफ्लो मिल जाएगा। कहां पे सर, 2013 में, मीन ईयर 1 में, 0 में, ईयर 0 में क्यों स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट, आप चल रहे हो ना। क्या कहला, आपने डिसीजन ले लिया, नहीं ये हमारा है। मटीरियल जी इज आल्सो इन स्टॉक एंड विल बी यूज्ड ऑन द न्यू लाइन। इट कॉस्ट द कंपनी 3.5 million सम ईयर्स अगो। द कंपनी हैज नो अदर यूज फॉर इट, तो ये क्या हो गया, सम कॉस्ट, इररेलेवेंट। बट कुड सेल इट ऑन ओपन मार्केट फॉर 3 million अर्ली इन 2013, लेकिन 3 million का सेल हो सकता है, तो अगर आपने यूज कर लिया तो अपॉर्चुनिटी 3 million की क्या हो गई, लॉस हो गई, तो ये क्या होगा, कैश आउटफ्लो। क्या कहला, अब आ जाए गेम ऑन कर लें। कोई प्रॉफिट शॉफिट तो नहीं हमें निकालना, कोई टैक्स इंप्लीकेशन है इसके अंदर। अगर कोई टैक्स इंप्लीकेशन हो, प्रॉफिट निकालना हो, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट को एंड पे रखेंगे, ताकि पहले हम प्रॉफिट निकाल लें। क्या कहला है,
अगर कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं निकालना तो स्टार्ट ही आप कहाँ से कर लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। और इन्वेस्टमेंट उसने आपको बता दिया सर कितनी है, 180 मिलियन की, और लास्ट ईयर में आपको 25 मिलियन वापस भी मिल जाना है। ऐसे ही है, लास्ट ईयर में आपको 25 मिलियन वापस भी मिल जाना है। उसके बाद हमारी सेल्स है हमारे पास, और सेल्स हमने यहाँ पे वर्किंग की है 79, 102, 175, 179। कहाँ से? ईयर 1 से ना, 79, 102, 175, 179। परचेजेज भी हमारे पास कितनी ईयर 1 से स्टार्ट होंगी? 32 का कैश है, 48 का कैश है, 57 का कैश है, और 95 का कैश है कि 85 का कैश है? 85 का कैश है। क्यों ये 12 साथ क्यों लिया सर? क्योंकि पेएबल का कोई बैलेंस बाकी एंड पे नहीं बचना चाहिए। क्या ख्याल है, अगर बचना है तो फिर साथ एक ईयर और खोलना पड़ेगा, और ईयर नहीं खोलना। क्यों? 4 साल का प्रोजेक्ट है। 73 होना चाहिए। ये 12 का क्या करना है आपने? हाँ तो देखिए कितना बना, 85, टोटल 73 बना है ऐड करके। ये ओपनिंग था, ये 62 की परचेज है, कितना हो गया? 73 ठीक हो गया। तो वो जो क्लोजिंग था वो हमने कहाँ पे, यहाँ पे खींच लिया साथ, कितना था वो? 12 क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में कितना पेएबल का क्लोजिंग दिया गया है, 12। क्लोजिंग बचेगा ही नहीं। तो वो जो क्लोजिंग उसने 12 दिया है वो क्या है? ये परचेज 62 की नहीं थी, 62 की परचेजेस है सर। देखिए ना, इतना आपका ओपनिंग पिछला आपने देना था, ठीक हो गया। करंट ईयर की परचेजेस आपने कितनी की? 62 की। तो क्लोजिंग तो फिर बचा नहीं, इसने क्लोजिंग कौन सा दिया हुआ फिर? 12 नहीं बचना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना है? 11। परचेजेस आपकी कितनी है? 62, और क्लोजिंग बैलेंस आप उसने कितना दिया? 12 का। तो कैश यहाँ से कितना निकलता है वैसे? 61। तो 61 प्लस 12 कितना बना? 73 भी। तो 73 ठीक आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब क्लोजिंग तो फिर बचता ही नहीं पीछे। इसका मतलब उसकी फिर वो क्वेश्चन में एरर है। क्वेश्चन ठीक है, उसने जो आपको 62 दिया हुआ ये कैश तो नहीं दिया हुआ, ये परचेजेस हैं। तो इतना ओपनिंग था, अगर इतनी आपने परचेजेस की और क्लोजिंग बैलेंस भी अगर उसने 12 दिया हुआ है तो फिर तो कैश पेड हमारा कितना निकलता है? क्लोजिंग बैलेंस भी अगर 12 उसने दिया हुआ है तो फिर आपके पास कैश परचेज कितना निकलता है? 69। हाँ वो 12 साथ मिला दो, 59, 69, 61। तो उसके साथ 12 मिला के कितना देखो बनता है? 73। हाँ यूँ 73 बनना चाहिए। हाँ लास्ट लाइन क्या कह रहा है? द ईयर एंड पेबल्स आर पेड इन द फॉलोइंग ईयर। मतलब क्या हुआ इसका? अगले साल में पे करेंगे। तो फिर अगला साल फिर एक और खोलना पड़ेगा हमें, या इधर ही नेट ऑफ कर लेना चाहिए? इधर ही नेट ऑफ कर लेना चाहिए। हाँ ये अकाउंट खोलो तो 61 का कैश उसने दिया है, तो बाकी 12 मिला के 73 बनता है हमारा। क्या ख्याल है? इधर कितना लें? लास्ट ईयर में कितना लें? 73 लें तो सारा खत्म हो जाएगा। क्या ख्याल है? 73 लें सारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर में पे करना है, जिसमें पे करना है आपने, पे तो करना ही करना है। क्या ख्याल है? तो लाइबिलिटी तो है मीन, या तो यहाँ पे ईयर 5 खोल लो, या तो ईयर 5 खोल लो, या फिर सारा का सारा इधर ले लो। एनपीवी को इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस इससे नहीं बनेगा, 40-50 हज़ार से ज्यादा डिफरेंस, 40-50 से ज्यादा डिफरेंस नहीं बनेगा। क्या कह रहा है? क्यों? 5वें साल का जब डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करोगे तो अमाउंट थोड़ी निकलेगी। बेहतर यही है कि सारा का सारा आप यहीं पे ले लो। क्यों? प्रोजेक्ट जब यहाँ पे खत्म हो जाना है तो आपने आगे किसने रहना है, किसने पे करना है, तो इसलिए बेहतर है कि आपने चूंकि सारी बेनिफिट इधर ले लिए हैं तो सारी की सारी उसकी कॉस्ट भी यहाँ पे ले लो। ये माइनस करेंगे या ऐड करेंगे? नेक्स्ट क्या हमारे पास? नेक्स्ट क्या है? लेबर कॉस्ट। और कुछ? फिक्स ओवरहेड है हमारे पास। फिक्स ओवरहेड कितने हैं? फिक्स ओवरहेड कितने हैं? 13, 10, 9, 10। 13, 10, 9 और 10। नेक्स्ट क्या हमारे पास? लेबर है। लेबर में देखिएगा क्या था हमारे पास? ईयर 0 में कुछ था। लेबर में ईयर 0 में कुछ था। क्या था हमारे पास के 3 मिलियन की रेलेवेंट कॉस्ट है हमारे पास। कहां से ये ऑनवर्ड आएगी? 2013 से ऑनवर्ड आएगी। 2013 से ऑनवर्ड आएगी। जो हमने क्या किया है, ये प्रमोशन किया या स्टाफ को यूज किया? हमने प्रमोट किया है, शिफ्ट किया है, क्या किया हमने? प्रमोट किया है। तो इसके साथ वर्ड लिख दो क्या? प्रमोशन का। प्रमोशन आपको जो है वो 3 का यहाँ पे आउटफ्लो दे रही है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। इसके अलावा और क्या चीज थी? सेविंग भी हमें मिल रही है कितने की? 4 की। तो इसको हम क्या नाम दे दें? रिडंडेंसी सेविंग का नाम दे दें। रिडंडेंसी सेविंग।
कहाँ से? यहाँ से मिलेगी 3 साल तक। इसके अलावा हमारे पास एक और भी था रिडंडेंसी कॉस्ट, वो कितनी थी? कहाँ पे? 14 में। कितने की? 6 की। इसके अलावा हमारे पास मटेरियल था, 2 तरह के शायद मटेरियल थे। एक मटेरियल एक्स है और मटेरियल एक्स की क्या है हमारे पास? की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या है? मटेरियल एक्स हमें ईयर 0 में इनफ्लो दे रहा है, ईयर 0 में 2 का इनफ्लो दे रहा है, और मटेरियल जी हमें 3 का आउटफ्लो दे रहा है। कब? ईयर 0 में ही। की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसकी कोई और कोई चीज रह गई हो? और कोई चीज? सब कॉन्ट्रैक्टर को कौन सी पेमेंट हुई है सर? हाँ, पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे पास 6, 9, 8, 8 की। यस, पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, या सिंपली सब कॉन्ट्रैक्टर ही लिख लो ना। कितने की? 6 की, 9 की, 8 की, 8 की। तुम्हारे पास क्या आ गया? नेट कैश फ्लोज आ गए। कितना? 180 माइनस और 1 ये कितना? 181 नेगेटिव। यहाँ से फिगर दें प्लीज मुझे। 79 माइनस 32 माइनस 13। हाँ, एक मशीन और हमने सेल भी की है सर। यस, एग्जिस्टिंग मशीन। एग्जिस्टिंग मशीन का हमें 2 यहाँ पे मिला है, तो एक यहाँ से लॉस भी किया। 2 वहाँ पे मिला है तो एक लॉस भी किया। क्या खैर अपॉर्चुनिटी 2 लेने के लिए वो एक हमें फॉरगॉन करना पड़ा। आप देखें जरा ये कितना बन गया? ये 1, ये क्या बन गया? 179 नेगेटिव। बाकी कैश फ्लोज दें प्लीज। 25, 30, 102, 101। डिस्काउंट फैक्टर्स ने दिया आपको कितना? 10%। तो ये 1 आ गया, ये 0.901 आ गया, ये 0.823 आ गया, ये 0.751 आ गया, ये 0.683 आ गया। तो हमारे पास पीवी आ गई। ये औखा काम मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर दें। एनपीवी के अमाउंट दे दें प्लीज मुझे। 6.683, 101। 101 नहीं है? 25 माइनस 124 प्लस 179। 113 आती है। 113। ये 25 और 23 वाली 25। ये 2014 वाली 39 आती है। 29, 39 चेक कर लो, फिर चेक करो, दोबारा चेक करो। -9 एनपीवी दे दो मुझे। एनपीवी सर 22.286 पॉजिटिव। 2 शातें और दे दो। ट्वेंटी 22.286 20 21 point something 22 point something 21.38 मिस आपकी एनपीवी क्या निकली? 22.19 सर आपकी एनपीवी 22 जान छुड़ाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहा हूं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 ओमेगा लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 13 कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को जितना को ट्राई हो सके। पास्ट पेपर की क्वेश्चन, जिन लोगों ने कॉस्ट पढ़ी है उनका भी पता चल जाएगा ना कितनी को कॉस्ट पढ़ के आए हैं। ये बड़ा जरूर है ना, हमने कॉस्ट पढ़ी हुई है। हाँ, क्लास में जिन लोगों ने कॉस्ट नहीं पढ़ी उनको डीमोटिवेट करते हो, आप पता चलेगा।
सबसे ऑनवर्ड कोशिश करनी है डेली बेसिस पे, हमें जहां पे भी कोई टाइम मिले बिला वजह, बगैर किसी वजह के वैक एनपीवी, और जब बस्टिंग आ जाएगी तब डेली एक क्वेश्चन इनका आपने बिला वजह किया करना है।